वक्त पर इलेक्शन हो जाएं तो शायद इस मुल्क में बिजली के निर्ख भी कम हो जाएंगे, शायद चीनी भी वापस मिल जाएगी, कुछ मिठास रवैयों में भी आ जाएगी, कोई कड़वाहटें खत्म भी हो जाएंगी। आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क में आईएमएफ के साथ जो शराइत तय की गई हैं उनकी जो उनको भुगतना है वो हमने ही भुगतना है या इस मुल्क को किसी ने ठीक करना है? प्लस वो कहते हैं डार साहब कि हमें 4 साल मजीद दे दीजिए, हम इस मुल्क को ठीक करके दिखा देंगे। पिछले 17 महीनों में आपने ऐसा कोई साइन देखा है कि ये अहलियत रखते हैं कुछ बेहतर करने की, इनको 4 साल का रिस्क दे दिया जाए? चीज़ें सना साहब आपने इकट्ठी है पूछ ली हैं। शुरू कर लेते हैं इलेक्शन से, जमहूरियत से। और क्या इलेक्शन जो है वो हमारे प्रॉब्लम दूर कर पाएगा। देखिए, इस वक्त दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। एक 24 करोड़ पाकिस्तानियों का मसला है और वो मसला है महंगाई का। ख़ास तौर पे जो खुराक की महंगाई है वो 50% से भी उसकी शरह जो है वो ऊंची चली गई है, बढ़ गई। दूसरा जो हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो है डॉलर्स का फुकदान। ख़जाने में डॉलर नहीं। अब अगर आप एक 12वां इलेक्शन करवा देते हैं, हमने 48 साल में 11 इलेक्शन तो करवा लिए। अब अगर आप 12वां इलेक्शन करवा लेते हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या उसके नतीजे में जो मुल्क के दो सबसे बड़े माशी प्रॉब्लम्स हैं, क्या खुद ब खुद महंगाई जो है वो नीचे आ जाएगी 12वें इलेक्शन के बाद? क्या खुद ब खुद जो है वो हमारे स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो फल फूल जाएंगे, उनमें फिर से 20 अरब डॉलर इकट्ठा हो जाएगा सिर्फ एक इलेक्शन करवाने के नतीजे में? देखिए, 48 साल की तारीख कुछ ऐसी है कि जो 11 इलेक्शंस हुए हैं उन 48 सालों में, उनके नतीजे में जो वोट डालता है उसका हाल तो हमने देखा 48 साल में बुरे से बुरा होता जा रहा है। और जो मुंतखब होके आता है उसकी जेब गर्म हो जाती है, वो माल से उसके असासे भी बढ़ जाते हैं। तो अगर तो वही तरीका है कार जो पहले 11 इलेक्शंस करवाए हैं, जो 48 साल की तारीख है, अगर वैसे ही करना है तो फिर तो 12वें इलेक्शन का नतीजा भी वही निकलेगा जो पहले 11 इलेक्शंस का नतीजा निकला है। और वो आइंस्टाइन जो है वो ये कहा करता था कि इंसैनिटी की डेफिनेशन, वो पागलियत की डेफिनेशन बताया करता था कि आप एक ही तजुर्बे को दोबारा दोहराते चले जाएं और इस तवक्को से बैठे रहें कि नतीजा कुछ फ़र्क निकलेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो नेक्स्ट एक इलेक्शन अगर हम करवाएं तो वो हमारे मुल्क के जो दो बड़े हैं उनका कोई हल उसमें निकलेगा। ठीक है। और ये जो अब नून लीग की अहलियत पर आप कुछ कहना चाहेंगे, उनकी कैपेसिटी ऑफ वर्किंग पे कुछ कहना चाहेंगे कि 16-17 माह में वो नहीं संभाल सके, ठीक है बुरे सर्कमस्टांसेस थे, पर वो नहीं संभाल सके, वो बेहतरी नहीं ला सकते और बस मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, इज दैट इनफ? देखिए, पिछले 16 महीने में जो हुआ है या उससे पहले जो तकरीबन पौने 4 साल में हुआ है, असल इशू हमारा माशी नहीं है, असल इशू हमारा सियासी है। और जो माशी फैसला साजी होती है सियासी एजेंडे की बुनियाद के ऊपर, सियासी असर रसूख की बुनियाद के ऊपर, वो मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अगर दो ब्रीफली आपको मैं दोनों एग्जांपल्स बता दूं। फरवरी की 28 तारीख अगर आप याद कर लें सन 2022, जो साबिक वज़ीर आज़म साहब थे उन्होंने अचानक टेलीविज़न पे आके 10 रुपए की सब्सिडी डीजल और पेट्रोल के ऊपर का ऐलान कर दिया, जो मुआहदे के खिलाफ था। IMF से जो मुआहदा किया था, सियासी फैसला था, सियासी असर रसूख था, माशी फैसला कर डाला। एक महीने के अंदर, यकीन करें, मार्च के महीने के अंदर, फरवरी में यह ऐलान हुआ और मार्च के महीने के अंदर हमारे 4 अरब डॉलर के स्टेट बैंक के ज़खायर नीचे थे। तो एक माशी फैसला था सियासी बुनियाद के ऊपर और 4 अरब का नुकसान हुआ। अब इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लें, जो PMLN का जिक्र कर रही थी, PDM की हुकूमत थी। सितंबर याद कर लें सन 2022, हमारे पास एक नए वजीर खजाना आए थे, इसहाक डार साहब। उन्होंने कहा कि वो मसनूई तरीके से रुपए की कदर को रोक के रखेंगे। उसका नतीजा देख लीजिए कि उस माशी फैसले की जो सियासी असर रसूख की बुनियाद पे किया गया था, जब डार साहब आए थे तो 9 अरब डॉलर पड़े थे और वो जाने लगे थे तो कोई 3.5 अरब रह गए थे हमारे खजाने के अंदर। तो एक माशी फैसला किया गया था सियासी बुनियाद के ऊपर, उससे मुल्क को लगभग 6 अरब डॉलर का नुकसान। मतलब हम उम्मीद ना ही लगाए ना, मतलब आपका सवाल ना ही हो गया, ठीक है, जवाब आपका ना ही समझू मैं। ओके जनरल साहब, मैं सॉरी ब्रिगेडियर साहब, ये जनरल्स की अगर हम बात कर लें, सिकंदर मिर्जा, अयूब खान, ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ, फिर जनरल बाजवा, अब हम एक और जनरल को देख रहे हैं। इस मुल्क में ये जनरल मामला तो
सर्कस की निशानदेही तो बिल्कुल ठीक है कि नहीं होती, लेकिन ये क्या है कि इस मुल्क को चलने अगर नहीं दिया गया तो इसमें रोल आपकी इदारे का भी है, इसको भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब क्या हो रहा है इस पे बात नहीं करें, लेकिन तब से जो अब तक हो रहा है उस पर बात करें। जी, आई थिंक उसमें एक तो शमी फारूकी साहब, शी इज आई थिंक वेरी रिस्पेक्टेबल, और भुट्टो इज माय हीरो ऑनेस्टली। जब बिलावल साहब आए, आई थिंक जरदारी साहब की पहली टर्म थी, तो हमने एक पेपर लिखा था, लेटर टू बिलावल, एंड वी रिकमेंडेड कि जी आप छोड़ें, बाकी आप एक एक विलेज और एक एक टाउन अडॉप्ट कर ले, एक MP MN जो सिंध का है, एंड यू कैन बिकम अ किंग फॉर 100 years। बात ये शर्मिला साहबा से सिर्फ मैं ये पूछूंगा, शी इज वेरी रिस्पेक्टेबल, वो कह रही थी अल्फाज वापस लें, अगर जमहूरियत इज दी लेट्स से बॉटम लाइन, तो क्या सिंध में पीपल्स पार्टी जो है, एंड नॉट क्रिटिसाइज, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, आप अपना स्टॉक टेकिंग कर लें, जैसे 15 साल से यू आर देयर, क्या कोई रुकावट डाली गई आपकी गवर्नेंस में? क्या 18वीं तरमीम के तहत पूरा लेवरिंग नहीं दिया गया? और क्या आज सिंध जो है वो कंपेयर विद पंजाब और KP, क्या आवाम की हालत बेहतर है? आई थिंक दैट इज ये क्वेश्चन है जो जब मैंने कहा कि बेसिकली सर्कस मीन्स बेसिकली म्यूजिकल चेयर जिसमें लोग आते हैं चले जाते हैं, एंड दैट इज अनफॉर्चुनेट डेफिनेटली। इसमें फौज का जो किरदार आपने मेंशन किया है, बट यू लुक एट द डिलीवरेंस, सर वो जो चेयर खींच लेते हैं, वो जो म्यूजिकल चेयर्स में चेयर्स ही खींच लेते हैं, उनका क्या करें? वो जो चेयर्स खींच खींच के सबको निकाल गए, कुर्सियां खींचते रहे, आज भी खींच रहे हैं, उनका क्या करें? तो देखिए ना, पीपल पार्टी को तो कंसिस्टेंटली मिला ना टाइम, तो लेट्स से इफ दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू सिंध बिकॉज़ ऑफ देयर ओन परफॉर्मेंस, तो बात ये है कि क्या वो डिलीवर कर सकते? आई थिंक ये इतना आसान नहीं है कि आप कह दें। अब बात ये है कि ठीक है, जमहूरियत डेफिनेटली, आई डोंट डिनाई इट, लेकिन बात है कि अभी गवर्नेंस बेहतर करनी है और आपने मुल्क और स्टेट को बचाना है। डेफिनेटली इलेक्शन भी होंगे, आ भी जाएंगे, तो अगर अभी भी हम आई थिंक सीखते नहीं, आई थिंक शबर गदी साहब का मैं किसी को देख रहा था, एक थिंक टैंक में बैठे हुए थे, एंड ही वाज सेइंग कि यार वी आर गोइंग टू डाई एज अ नेशन इन नेक्स्ट 20 years अगर इस तरह चलता रहता है, तो फिर मैं यही कहूंगा कि देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वे वी आर लुकिंग एट डेमोक्रेसी। तो बिल्कुल उसको करें, लेकिन सर ऐसा चलता रहता तो आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कहीं और कोई और चला रहा है, जब चला ही एक इदारा रहा है या दो इदारे मिलकर चला रहे थे। आज तक जो बिगाड़ पैदा किया वो इन इदारों में पेश है। मैं ये नहीं कहती जमहूरी जमातें बरियो जमाएं, लेकिन आप लोग भी पेश है। तो जो चल रहा है वो कोई एलियन मुल्क में नहीं चल रहा है, इसी मुल्क में हो रहा है और हम ही चला रहे हैं, और आपका इदारा भी रिस्पॉन्सिबल है। एग्जैक्टली उसमें यह ना कि बेसिकली तो भी हाइब्रिड मॉडल ही है, और इस वक्त आई थिंक जरूरत यही है कि आप पहले इकोनॉमिक रिवाइवल कर लें। रिवाइवल तो नहीं, हमसे कि पुट कंट्री बैक ऑन टू द ट्रैक, और ऐसा नहीं है। आई थिंक मायूसी बहुत ज्यादा फैलाई गई इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, सारी मैनेजमेंट की बात है। यू आर सिटिंग ऑन गोल्ड रिजर्व, ऑयल एंड गैस भी है, यूथ है आपका जो बिल्डर हुआ है और वो बाहर भाग रहा है। तो बात वही है कि मैनेज अच्छे तरीके से कर लें। आई थिंक इसमें ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री एंड जुडिशरी मिलजुल के और किया है मुल्कों ने। आप आई थिंक कीनिया की मिसाल ले लें, दे गैदर्ड एवरीबॉडी, यही हालात थे कि भाई काफी हो गया, सिट टुगेदर और पहले इसको ठीक करें।